लेकिन वर्तमान परिस्थिति में पार्टी के पास, यहाँ पर हमारे पास सिटिंग एमएलए हैं प्रदीप बत्रा, तो मुझे लगता है कि जब सिटिंग एमएलए हैं तो पार्टी कोई परिवर्तन का विचार करेगी, कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी या कोई ऐसे कारण बनेंगे, तब यह प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन अगर पार्टी मुझसे पूछेगी कि आप लड़ने के उत्सुक हैं या इच्छुक हैं, तो उसका उत्तर मेरा हाँ में ही होगा। क्या कोई ये सोच सकता था कि विधायकों को खरीद करके भी सरकार बनाई जा सकती है? ये तो हमेशा कांग्रेस ने किया है। हाँ, तो जो कांग्रेस ने किया वही बीजेपी करे। नहीं किया बीजेपी ने। विधायक जो आए थे कांग्रेस से सर, अमरिंदर सिंह भी आ रहे हैं, अमरिंदर सिंह भी घूम रहे हैं, बात कर रहा हूँ। जो विधायक आए साहब कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में, तो क्या था? तो भाजपा के नहीं गए क्या कांग्रेस में? अच्छा, मतलब ये दल बदल करते रहते हैं, दल बदल कर सकते हैं। ये पार्टी के प्रति निष्ठा कहाँ गई साहब? पार्टी के प्रति निष्ठा यानी किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की कोई पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं होती है, उसकी निष्ठा स्वहित में ही होती है। जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं कि जो भाई आरएसएस की स्थापना उस व्यक्ति ने की जो ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी में थे, बिल्कुल, तो विचारधारा कांग्रेस की रही होगी। नहीं, विचारधारा देशभक्ति थी। कांग्रेस उस समय, जब तक देश आजाद नहीं हुआ था तब तक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा देशभक्ति थी। जब देश आजाद हुआ उसके बाद वो सत्ता की जो ललक हो गई। डेफिनेटली देश को चलाने की बात कर रहे हैं आप, एक दल को चलाने और कार्यकर्ताओं पर आधारित है। अगर कोई वो एक विचारधारा है ना, तो अगर कोई व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी एक कौन सी विचारधारा है कि जो मुख्यमंत्री बार बार बदल रही है? एक मुख्यमंत्री अगर आपने बनाया है तो आपको मुख्यमंत्री भरोसा नहीं है क्या? मुझे लगता है कि हम विषय चेंज कर रहे हैं। ये तो आपके दृष्टिकोण पर है। आप मानवीय, ऐसा नहीं लगता है क्या कि पार्टियों में ऐसा नहीं होता कि जो पार्टी कार्यकर्ता है पार्टी के व्यक्ति को ही हराने का काम करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रतिस्पर्धा है कि प्रतिस्पर्धा ही इसको मैं कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ गया मुझसे तो वो मेरे लिए नुकसानदायक होगा, इसलिए ये नहीं, अपने आप को उससे बेटर परफॉर्म करना, इसकी मनाही नहीं है। आप तो एक सकारात्मक राजनीति की बात कर रहे हैं, आप सकारात्मक राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो उस धरातल की बात कर रहा हूं जो अमूमन देखने को मिलता है। रुड़की विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से किसको होगा टिकट, ये अपने आप में सवाल है। सरकार उत्तराखंड में बन किसकी सकती है, ये भी आप लोग के बीच ये सवाल घूमता होगा। और आज हम इन्हीं सब सवालों को लेकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चुनाव जीता कैसे जाता है और चुनाव इस बार कौन सी पार्टी जीत सकती है। हालांकि उत्तराखंड में हमेशा एक ऐसा प्रचलन सा बना हुआ है, एक बार बीजेपी शासन करेगी, दूसरी बार कांग्रेस शासन करेगी। इस बार बीजेपी की सरकार है, अब कांग्रेस आती है या बीजेपी रिपीट करती है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस सवालों को लेकर के हमारे बीच बैठे हैं मयंक गुप्ता जी। सर, आपका पहले स्वागत करता हूं मैं। आप देहरादून के जिला प्रभारी हैं, साथ में चुनाव प्रबंधन समिति के आप कॉल सेंटर के प्रमुख बनाए गए हैं। और सवाल इसलिए भी मेरा बनता है क्योंकि आप प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो प्रवक्ता होने के नाते जिम्मेदारियां आपको मिलती चली जा रही हैं लगातार। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या लगता है, ये सिर्फ पद बांटे जा रहे हैं या वास्तव में चुनाव की तैयारी की जा रही है? क्या है, क्या बेसिकली है? अखिलेश जी, क्या है कि आपका जो सवाल है वो देखने में सरल है, लेकिन इस सवाल में एक बहुत बड़ा तंत्र पीछे से छिपा हुआ है जी। कोई भी काम हो, वो आपका बिजनेस है या वो पॉलिटिक्स है या वो फैमिली है, उसको चलाने के लिए एक सिस्टम होता है जी। राजनीतिक क्षेत्र में क्या हुआ है, देश का दुर्भाग्य यह रहा है कि देश की आजादी की लड़ाई तक, देश के स्वतंत्र होने तक कांग्रेस ही एकमात्र प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में देश में खड़ी रही जी। और उस समय तक उसका जो उद्देश्य था वह देश की आजादी था, देशभक्ति था, और महान देशभक्त कांग्रेस में हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प था, वही एक प्लेटफॉर्म था अंग्रेजों से लड़ने के लिए। यहां तक कि संघ के जो प्रथम सरसंघ चालक हुए, जो संघ के संस्थापक हुए, डॉक्टर हेडगेवार, वो खुद कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे महाराष्ट्र में। तो लेकिन गड़बड़ कब हुई? जब देश की आजादी के बाद सत्ता पाने की ललक, सत्ता लोलुपता
और उस सत्ता लोलुपता के साथ साथ अपने व्यक्तिगत संसाधन बढ़ाते जाने की एक हवस, इसने राजनीति को एक गलत दिशा प्रदान कर दी। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस से भिन्न भिन्न छोटे छोटे दल अलग होने लगे और वे सारे लोग किसी एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी के रूप में बदलते चले गए। कांग्रेस भी जो एक बड़ा राजनीतिक प्लेटफॉर्म था देश के लोगों का, वो भी धीरे धीरे एक परिवारवाद में सिमटता चला गया। यानी कि जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं कि जो भाई आरएसएस की स्थापना उस व्यक्ति ने की जो ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी में थे, बिल्कुल, तो विचारधारा कांग्रेस की रही होगी। नहीं, विचारधारा देशभक्ति थी। कांग्रेस उस समय, जब तक देश आजाद नहीं हुआ था तब तक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा देशभक्ति थी। जब देश आजाद हुआ उसके बाद वो सत्ता की जो ललक हो गई, डेफिनेटली वो बदलती चली गई। ये तो इतिहास आपके सामने है। नहीं तो वो स्लोली बदला है, स्लोली बदला है डेफिनेटली, एक दिन में नहीं बदला। देश की आजादी के बाद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान लोग कांग्रेस में रहे हैं जिन्होंने सत्ताएं संभाली हैं। ऐसा नहीं है कि देश को, कांग्रेस को हम ये कहें कि देशभक्तों से विहीन हो गई थी वो, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में लोगों को सत्ता का अर्थ लगने लगा कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति, और इसके कारण से जितने राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ कालांतर में, वो सारे के सारे एक परिवार या एक व्यक्ति पर केंद्रित राजनीतिक दल बनने लगे। कांग्रेस भी कमोबेश उसी दिशा में चली गई। अब इस सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी, जो 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में जिसका जन्म हुआ, जो आपातकाल के बाद फिर जनता पार्टी में विलीन हो गई और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने आई, वो एकमात्र ऐसा बड़ा दल है इस भारत देश का जो किसी परिवार या व्यक्ति पर केंद्रित नहीं है, जो एक सांगठनिक तंत्र पर आधारित है, जिसकी नींव से लेकर उसके परकोटे तक कार्यकर्ताओं से ही सजे हैं, और उसमें एक कार्यकर्ता जो आज नींव में, वो कब ऊपर तक पहुंच जाएगा इसका भी कोई सिस्टम डेवलप नहीं है। वो उसकी अपनी योग्यता क्षमता है, और कोई व्यक्ति किसी अच्छे पद पर हो उसको कब हटा दिया जाए इसका भी कोई संभावना ही नहीं है। देखिए, ये कभी भी हो सकता है। देखिए, जब आप एक सिस्टम को चलाने की बात कर रहे हैं, आप एक देश को चलाने की बात कर रहे हैं, आप एक दल को चलाने, और कार्यकर्ताओं पर आधारित है, अगर कोई, वो एक विचारधारा है ना। तो अगर कोई व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी एक कौन सी विचारधारा है कि जो मुख्यमंत्री बार बार बदल रही है? एक मुख्यमंत्री अगर आपने बनाया है तो आपको मुख्यमंत्री भरोसा नहीं है क्या? मुझे लगता है कि हम विषय चेंज कर रहे हैं जी। अभी हमारा पहला विषय पूरा नहीं हुआ। आपने कहा था कि कार्यकर्ताओं को जो पद दिए जा रहे हैं चुनाव के, सिर्फ पद बांटे जा रहे हैं या वास्तव में चुनाव की तैयारी है? अभी हम उसी पर रहे, उस पर भी मैं आता हूं आपके सवाल पर। तो कार्यकर्ताओं को जो, ये हमारा क्योंकि कार्यकर्ताओं पर बेस्ड पार्टी है जी, तो जो संगठन हमारा है, उसका जो ढांचा है, उसमें हम कार्यकर्ताओं की योग्यता, उनके अनुभव, उनकी क्षमता, उनकी संगठन के प्रति निष्ठा आदि को ध्यान में रखते हुए एक चुनाव की तैयारी के लिए हर बार तंत्र बनाते हैं। वो इस बार भी बना है क्योंकि हम चुनाव सामने हैं। तो ये कार्यकर्ताओं को कोई भी काम अगर दिया, अगर मुझे कॉल सेंटर की जिम्मेदारी दी गई है, तो बड़ी छोटी का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि कौन आदमी किस चीज का अनुभव रखता है या उसे मैनेज कर पाएगा। वो पार्टी अपने आप विचार करती है, सारा शीर्ष नेतृत्व, और वो दिया जाता है। तो ये निश्चित रूप से चुनाव लड़ने की एक बड़ी विशद तैयारी हमारी है, उसकी एक व्यू रचना है, उस पर हम आगे बढ़े। तो बिल्कुल, जैसा मैंने आपसे सवाल ही किया था उस चीज़ को लेकर के कि चूंकि आपने बोला कि व्यू रचना है, पूरी प्लानिंग है, प्रबंधन है, और उसी प्रबंधन को लेकर के मैंने सवाल किया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्तिगत पार्टी नहीं है, जैसे आप बताओ, एक परिवार की पार्टी नहीं है, एक संगठन है, कई लोगों का एक संगठन है, वो चलाते हैं। लेकिन उसी सिस्टम में ये सबसे बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, तुरंत उसको आप हटाते हैं, हटाने के बाद दूसरे व्यक्ति का चयन करते हैं, फिर वो उसको अनफिट किसी वजह से, असंवैधानिक कारण या कोई भी कारण हो, वो हटते हैं, फिर तीसरे व्यक्ति चुने जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र भी है? क्योंकि पार्टी में शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, तुरंत चेंज कर दिए जाते हैं। और जबकि जो मुख्यमंत्री बदले जाते हैं उनसे पूछने पर वो कहते हैं मुझे खुद नहीं पता मुझे क्यों बदला गया। आपका सवाल में आपका जवाब भी निहित है जी। आप ऐसा सोचकर देखिए कि क्या बहुजन समाज पार्टी में
कभी ऐसा हो सकता है कि मायावती जी को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाए इफ शी इज द चीफ मिनिस्टर? नहीं पॉसिबल है। ठीक है। क्या समाजवादी पार्टी में जब तक मुलायम सिंह जी प्रमुख रहे, अखिलेश जी से पहले, क्या है संभव था कि कोई पार्टी के अंदर ये डिसीजन ले सके, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी बॉडी, कि मुलायम सिंह जी को हटाकर हम किसी और को सीएम बना देंगे? तो नहीं पॉसिबल है। वो मेरा बात पूरा होने दीजिए। ठीक है। क्या कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के परिवार के अलावा किसी और के बारे में निर्णय लेने का अधिकार प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष तक तो मिल नहीं रहा, क्योंकि उस परिवार से आप बाहर जाने को तैयार नहीं हो? तो वो राजशाही है, भाजपा नहीं। राजशाही वो होती है जो किसी एक व्यक्ति या एक परिवार, उसकी डायनेस्टी से डिफाइन होती है। यहां वो नहीं हो रहा है। यहां कार्यकर्ताओं का समूह है। ये वह पार्टी है जो यहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी कह देती है कि सुबह आपको इस्तीफा देना है। ये वह पार्टी है जो किसी भी समय बड़े से बड़े नेता को ये कह सकती है कल से आप ये कार्यभार नहीं संभालेंगे। उसके बाद भी वह कार्यकर्ता जो नेता में आज हम उसको नेता के रूप में देखते हैं, उसके मुंह से शब्द नहीं निकलता। वो शांत धैर्य भाव से उसे स्वीकार करता है। भले उसके मन को कहीं कुछ कष्ट होता होगा, लेकिन उस पार्टी की गरिमा, उसके अनुशासन, उसकी सांगठनिक जो तंत्र है उसको, क्योंकि उसी में से वो निकला है, वो उसकी बारीकियों को समझता है। वो शांत भाव से अगले दिन से काम में लगा मिलता है आपको। आप अगर सीएम बदले हमारी पार्टी ने, तो उसके लिए किसी और को तो कोई जिम्मेदार नहीं हम ठहरा रहे। ये हम क्या कोई मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़े थे क्या? नहीं लड़े थे। हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव पर चुनाव लड़े थे ना, चिन्ह पर। ये तो हमारा इंटरनल सब्जेक्ट है। आज आपका एक नेटवर्क है, आपके नेटवर्क को आप चला रहे हैं। आज शिवम होंगे, कोई अवंतिका होंगी, कोई भी लोग होंगे, इट्स योर चॉइस। कल को आपको लगता है नहीं भी इसकी जरूरत नहीं, मुझे उसकी बेटर है जरूरत इस समय, उसको कहीं और मुझे यूटिलिटी है, यू कैन टेक द डिसीजन। तो पार्टी का जो तंत्र है वह अपनी परिस्थितियों, आवश्यकताओं के अनुसार, क्योंकि हमारे लिए वह व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है जो मुख्यमंत्री के पद पर है, हमारे लिए वह विचारधारा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए पूरा संगठन महत्वपूर्ण है। लेकिन किसी की भी उपादेयता या किसी की भी आवश्यकता हम समाप्त नहीं मानते हैं। उनका उपयोग हमारे यहाँ सदैव और सम्मान सदैव रहता है। आप ये कहना चाहते हैं कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो दिलो जान से, दिल से और अपने पूरे होशो हवास में पार्टी के लोगों के, यानी जो भी चुनाव लड़ता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। और दूसरी तरफ आपने बोला कि चयन करने की प्रक्रिया है, उससे बेटर उनको पद दिया गया होगा, उनसे अच्छा पद दिया गया होगा, अच्छा पद दिया जाएगा और एक बेटर चूज कर लिया गया है। लेकिन बेटर चूज में 2 बार लगातार बदल दिए गए। ठीक है, ये भी चलता है क्या? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा इससे फर्क क्या पड़ रहा है आपको? चुनाव भारतीय, क्योंकि सरकार भारतीय जनता ये सोचती है कि ये मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, फिर जनता वोट कैसे करेगी? ऐसा जनता कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आता है कि नेतृत्व क्षमता में कमी है, नेतृत्व क्षमता में कमी है, तभी तो आप बार बार बदल रहे हैं। आपको कम से कम एक चूज कर लेना चाहिए कि हाँ ये ठीक है। और जब आप डिसीजन ले रहे हैं, एक को बदल के दूसरा डिसीजन ले रहे हैं, फिर तीसरे पे जाने की नौबत आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी को तो दर्शाता ही है। आप देखिए, मैं फिर वहीं आ रहा हूं। इसे आप राजशाही नहीं कह सकते जो आपने शब्द प्रयोग किया था। यह लोकतंत्र की राजशाही नहीं, ये पार्टी का यह आंतरिक लोकतंत्र है और पार्टी की शुद्ध आंतरिक व्यवस्था है। पार्टी में किस कार्यकर्ता की कहां उपयोगिता है। मैं इस प्रदेश का महामंत्री रहा, मैं इस प्रदेश में उपाध्यक्ष रहा। आज उन्हें लगता है मेरी आवश्यकता प्रवक्ता के रूप में, सुखे उन्हें लगता है मेरी किसी की भी जब जहां आवश्यकता लगती है, पार्टी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जब जरूरत होगी बदलेगी। और खाली भाजपा को ही क्यों कह रहे हैं आप? क्या और दलों ने मुख्यमंत्री नहीं बदले? बदले तो फिर क्यों बदले उन्होंने? तो सवाल आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो मैं कह रहा हूं ना, मैं उनसे सवाल करूंगा जब उनके साथ बैठूंगा। साहब मैं तो करूंगा ना, मैं तो अपनी बात रखूंगा ना। अगर हमारी पार्टी ने मुख्यमंत्री का नेतृत्व चयन बदला है, तो उसका अर्थ यह नहीं है कि हमने कोई किसी को कोई ऐसा चीज खड़ी हो गई है या किसी के ऊपर कोई इतना। हमें पार्टी की आंतरिक व्यवस्था में लगा कि हमें आने वाले समय के लिए ये चेहरा रखना है सामने, या ये कारण हमें जो भी आंतरिक रूप से लगे, हमने उसको बदला है। आगे भविष्य में भी जरूरत जब लगेगी हम करेंगे चेंज, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री बदले जाते हैं या पद से किसी भी व्यक्ति को कोई हटाता है, तो आपको नहीं लगता कि इससे गुटबाजी बढ़ती है? मैं एक राजनीतिक व्यवस्था के तहत ये सवाल कर रहा हूं, एक जनरल पर्सपेक्टिव में, सिर्फ भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल सवाल कर रहा हूं। क्या आपको ऐसा लगता है कि गुटबाजी बढ़ती है, पार्टी में भी अंदरूनी खींचतान बढ़ती है?
और असहयोग शुरू हो जाता है एक दूसरे के प्रति। मैं इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहूँगा जी। आपकी बात को। क्या होता है कि किसी भी सिस्टम में एक प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक होती है, वो मानवीय प्रवृत्ति है। जी हम कोई भी बिजनेस भी करते हैं उसमें भी होती है। बिल्कुल। हम क्लास में स्टूडेंट हैं तो वहां भी प्रतिस्पर्धा है, मैं इससे आगे निकलूं। राजनीतिक क्षेत्र में भी स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा है, एक दल से दूसरे दल के बीच में भी है और हर दल के अंदर भी है। जी उस प्रतिस्पर्धा की जब बात होती है तो उस प्रतिस्पर्धा में नेतृत्व निकल कर आते हैं, भिन्न भिन्न नेतृत्व निकल कर। जी। और कई बार ऐसा मुझे लगता है कि वह जो प्रतिस्पर्धा है वह प्रेरणा का भी कारण होती है और अच्छा परफॉर्म करने के लिए, ताकि मैं दूसरों से आगे निकलूं, ताकि मैं और अच्छा दिखूं। सबके लिए खुला मैदान है। लेकिन क्या इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता? मैं वही जानना आप चाह मेरी रहा हूं। बात समझिए। हाँ। ये तो आपके दृष्टिकोण पर है। आप आपको मानवीय। ऐसा नहीं लगता है क्या कि पार्टियों में ऐसा नहीं होता कि जो पार्टी कार्यकर्ता है पार्टी के व्यक्ति को ही हराने का काम करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा है कि प्रतिस्पर्धा ही इसको मैं कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ गया मुझसे तो वो मेरे लिए नुकसानदायक होगा, इसलिए नहीं, ये नहीं, अपने आप को उससे बेटर परफॉर्म करना, इसकी मनाही नहीं है। आप तो एक सकारात्मक राजनीति की बात कर रहे हैं। आप सकारात्मक राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो उस धरातल की बात कर रहा हूं जो अमूमन देखने को मिलता है। देखिए, अगर कहीं पर आपको ऐसा देखने को मिलता भी है, चाहे भाजपा में या कहीं भी, तो मुझे लगता है कि उसको सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और वे ही लोग आगे बढ़े हैं जिन्होंने उसका सकारात्मक पहलू समझा है। अन्यथा थोड़े दिन हो सकता है आप कहीं कुछ ऐसी गलतफहमी का शिकार हो जाएं कि मैं दूसरे को डाउन करके अपने आप को आगे बढ़ा लूंगा, पर ये पॉसिबल नहीं है। हर एक की डेस्टिनी है, उसने जहां उसका जो ट्रैक है वो अपने ट्रैक पर ट्रैवल कर रहा है, आपको अपने ट्रैक पर ट्रैवल करना है। हर एक के ट्रैक्स बने हुए हैं उस दौड़ में, तो आपको अपने ट्रैक पर ही बेटर परफॉर्म करना है। आप दूसरे के ट्रैक पर उसे डाउन करके अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर कहीं किसी को गलतफहमी आ जाती है तो कालांतर में इसी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते उसको समझ में भी आ जाता है कि मैं गलत था, अब ठीक होना पड़ेगा, और वो हुए हैं लोग। मतलब परिस्थितियों के अनुसार आपको सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। सकारात्मक आप सोच के साथ वो बात आप प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन दूसरा एक और सवाल, सकारात्मक सवाल ही कर लेता हूं मैं कि रुड़की विधानसभा से आपकी दावेदारी है, क्योंकि एक प्रबल दावेदार के रूप में आपको लोग देखते हैं, बहुत समय से लगातार चर्चा भी होती रहती है। तो मैं आपसे ये सवाल कर लेता हूँ, ये सकारात्मक सवाल है? नहीं, आपके सारे सवाल सकारात्मक हैं जी, और आपके सवालों में कोई कमी नहीं है। जहां तक दावेदारी का सवाल है, तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता, खासकर भारतीय जनता पार्टी में, पहला पॉइंट तो यह है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता जो मूल रूप से संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनका पूरा परिवार, पूरा जीवन संगठन के प्रति समर्पित है, तो संगठन हमारे लिए प्राथमिकता है। अगर संगठन हमें कहता है कि आपको सिर्फ ये काम संभालना है, मुझे ध्यान है एक चुनाव ऐसा भी था जिसमें मुझे संगठन ने कहा कि आपको सिर्फ एक बूथ संभालना है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, और मैंने एक बूथ संभाला और वो बूथ जिताकर दिया। आज अगर पार्टी मुझे कहती है कि आपको विधानसभा लड़ना है तो मैं तत्पर हूं, मैं मना करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वह पार्टी का निर्णय होगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में पार्टी के पास, यहां पर हमारे पास सिटिंग एमएलए हैं प्रदीप बत्रा, तो मुझे लगता है कि जब सिटिंग एमएलए हैं तो पार्टी कोई परिवर्तन का विचार करेगी, कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी या कोई ऐसे कारण बनेंगे, तब यह प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन अगर पार्टी मुझसे पूछेगी कि आप लड़ने के उत्सुक हैं या इच्छुक हैं, तो उसका उत्तर मेरा हाँ में ही होगा, कोई मना करने का प्रश्न है ही नहीं। मतलब पार्टी के प्रति समर्पित हैं तो जाहिर सी बात है, पार्टी अगर कोई चीज़ ऑफर करेगी तो आप पार्टी की बात को नकार नहीं सकते हैं। लेकिन प्रदीप बत्रा जी के ऊपर मैं एक सवाल कर लेता हूं कि उनको लेकर के रामनगर में एक, आपको पूरा वाकया पता होगा कि वहां पर आरोप लगे, मैं सीधा कहूँगा भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और आपके पार्टी के ही वो विधायक हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपको ही आपके पार्टी के जो विधायक है उनके खिलाफ भी खड़े होना चाहिए? क्योंकि सच के साथ आपने बोला कि पार्टी है, पार्टी सच के साथ खड़ी होगी, तो ये बात मीडिया के सामने भी आपको कहना चाहिए कि हाँ वो गलत किए, सही किए, या उस पर जांच की बात? ऐसा है, हर कार्य का अधिकार हर एक को नहीं है। पार्टी में जहां पर हम अनुशासन की बात करते हैं, पार्टी क्या करेगी? मैं बता रहा हूं इस परिस्थिति में पार्टी क्या करेगी? मैं वही बता रहा हूं जी।
पार्टी में एक व्यवस्था जो दी जाती है, उस व्यवस्था में जिसका जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी उसको दी गई है, वो वही निर्वहन करेगा। मुझे जब प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी थी तो मैं वह निर्वहन करता था, अभी प्रवक्ता की है तो मैं वह निर्वहन करता हूँ। प्रवक्ता का अर्थ है जो पार्टी के निर्णय हो उनको मीडिया के सामने प्रस्तुत करना। तो ये पार्टी को निर्णय करना है कि किस बिंदु पर किस नेता के किस वक्तव्य या किस उसके कृत्य से पार्टी को कोई उसके विपरीत या अनुशासनात्मक कोई निर्णय लेना है या कार्रवाई करनी है। इट इज द डिसीजन बिल्कुल एकदम पार्टी का एक्सक्लूसिव डिसीजन है। उसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक हमारी अनुशासन समिति है, हमारे महामंत्री संगठन है, हमारे प्रभारी हैं, सब लोग बड़े लोग हैं, ये निर्णय लेते हैं। और जब बात विधायक किया जाए तो नेचुरली बहुत संवेदनशील सब्जेक्ट है। विधायक हमारे लिए बहुत गरिमापूर्ण होता है और हमारे लिए एक पार्टी का फेस है वो पब्लिक के बीच में। तो अगर कोई चीज ऐसी है जो भी घटित हुई है तो मुझे लगता नहीं कि प्रदेश नेतृत्व तो उन सब चीजों से कोई परिचित नहीं है, उनको नॉलेज में नहीं आया है। तो वो समयानुकूल जैसी आवश्यकता होगी निर्णय लेंगे। जब कोई निर्णय लेंगे तो उसे बताने की दायित्व तो मुझे मिलेगा, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए, जब निर्णय लेने के बाद जब डिसीजन आएगा तो मैं बैठूंगा लेकिन मैं समझता हूँ डिसीजन शायद चुनाव के बाद आएगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं कह सकते आप। इस पार्टी में जहां आपने अभी कह के चुके हैं कि मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, वहां पर बहुत, ये तो बहुत छोटी बातें हैं। आप बिल्कुल हर एक चीज को आपने बिल्कुल फीड किया हुआ है। जो भी मैं बात कर रहा हूँ सारी चीजें फीड होती जा रही है। तो एक रिकॉर्ड वहां हो रहा है, एक रिकॉर्ड वहां हो रहा है, एक दूसरा रिकॉर्ड यहाँ हो रहा है। नहीं, सवाल तो आपने बताए नहीं थे मुझे, तो इसलिए कोई रिपीट, वो तो सवाल नहीं कि मैं पहले से तैयार बैठा हूँ आपके उत्तर के लिए। जी, लेकिन अंत में सिर्फ एक सवाल की, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार विधायकों की टिकट काटेगी? क्योंकि इस पे किसी का बयान भी था कि शायद सिटिंग एमएलए के भी टिकट कट सकते हैं। बिल्कुल, इस बारे में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब हम एक राजनीतिक दल हैं और जब हम सरकार, क्योंकि हमने माना है, हम तभी राजनीतिक दल हैं कि जिस विचारधारा को लेकर हम चले थे, जिस भारत माता को हम सर्वोत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए हमने संकल्पबद्ध हुए हैं, उसके लिए राजनीति भी एक बड़ा माध्यम, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है रिफॉर्म्स के लिए। अगर राजनीति में हम ना होते, अगर हम सत्ता में ना होते, क्या कभी कोई कल्पना कर सकता था कि 370 धारा हटेगी कश्मीर से? नोबडी कुड इमेजिन। क्या कभी कोई सोच सकता था कि राम मंदिर का निर्माण इतनी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो जाएगा, देश में एक दंगा नहीं होगा? क्या कोई सोच सकता था 3 तलाक पर कानून आ जाएगा? यह तभी संभव हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा शीर्ष नेतृत्व में सत्ता में पहुंची। क्या कोई सोच सकता था कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो हमारे प्रधानमंत्री को बहुत ही अपमानित निगाहों से देखते हैं, वो हमारे साथ, हमारे प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने के लिए ऑफर भेजेंगे कि मैं आपके मंच पर कुछ देर रहना चाहता हूं? ये सारी परिस्थितियां तब निर्माण हुई जब हम सत्ता में आए। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वही कह रहा हूं, क्या कोई ये सोच सकता था कि विधायकों को खरीद करके भी सरकार बनाई जा सकती है? ये तो हमेशा कांग्रेस ने किया है। हाँ, तो जो कांग्रेस ने किया वही बीजेपी नहीं किया। बीजेपी ने विधायक जो आए थे कांग्रेस से, सर, अमरिंदर सिंह भी आ रहे हैं, अमरिंदर सिंह भी घूम रहे हैं। बात कर रहा हूं, जो विधायक आए थे कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में, तो क्या था? तो भाजपा के नहीं गए क्या कांग्रेस में? अच्छा, मतलब ये दल बदल करते रहते हैं, दल बदल कर सकते हैं। ये पार्टी के प्रति निष्ठा कहां गई साहब? पार्टी के प्रति निष्ठा, यानी किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की कोई पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं होती है, उसकी निष्ठा स्वहित में ही होती। मैंने फिर आपको कहा, आप फिर ट्विस्ट कर रहे हैं सवाल को और ट्रैक से डेविएट कर रहे हैं जी। नहीं, मैं आपको वो होने नहीं दूंगा। आपने खुद ही कहा था कि राजनीति में दल लोगों के जो गुट हैं, ये हैं, वो हैं, सब ठीक है। मैंने कहा वह प्रतिस्पर्धा है। अगर राजनीति में कोई गलत आचरण करता है, अगर कोई राजनीति स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहा है, तो या तो उसे आज नहीं तो कल ये बात समझ में आएगी। और ये प्रश्न आपको उनसे पूछना पड़ेगा जिन्होंने दल बदल किया है कि आपने क्यों किया दल बदल। हम एक राजनीतिक दल हैं, हमें अपनी सत्ता देश में रिफॉर्म्स के लिए जरूरी है। और अगर कोई दूसरा दल छोड़कर, आज हमने जब हमारी सरकार बनी तो माननीय अमित शाह जी ने बयान दिया था, मोदी जी ने इस बात को कहा था कि देश को कांग्रेस विहीन हम करेंगे। अगर तो कांग्रेस में कोई लोग राजनीति कर रहे हैं और वो वहां से छोड़ रहे हैं अपने दल को, क्यों छोड़ रहे हैं? वो क्यों छोड़ रहे हैं? अगर सुनिए, कांग्रेस मुक्त का मतलब ये नहीं था कि कांग्रेस के सभी लोगों को अपने साथ मिला लो। अरे साहब, मेरी बात तो सुनिए ना, आप बात पूरी होने नहीं देते हैं।
आप बात समझिए जी। कांग्रेस मुक्त भारत की बात हमने करी, ठीक है, लेकिन अगर कांग्रेस के कोई लोग अपना दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्टीयरिंग तो सौंप नहीं दिया है, मुख्यमंत्री तो बना नहीं दिया एकदम, उनको आकर ठीक है आपने समावेशित किया, समावेशित करने के बाद हमने उनको अपने साथ चलने का अवसर दिया, वो ठीक चलेंगे दे विल बी कंटिन्यूड, नहीं चलेंगे तो पार्टी विचार करेगी। हमारा नेतृत्व तो आंख बंद करके कभी नहीं बैठा है और ना हमारे नेतृत्व ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए कभी किसी को ज्वाइन कराया है। आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम बना रहे हैं लगातार या बनाएंगे तो इसीलिए कि अभी बहुत सारे काम हमें करने बाकी हैं, अभी बहुत सारी चीजें करनी बाकी हैं और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भी हम भारी बहुमत से सरकार उत्तराखंड में बनाएंगे, हम केंद्र में भी सरकार में रहेंगे, हमें राज्यसभा में भी बहुमत की और आवश्यकता है। तो इसलिए अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं हो गई है, अभी तो हमारी यात्रा की शुरुआत है और उसके नतीजे पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। आपको एक अपने आज सेनाएं सीमा पर युद्ध करती हैं, आज हम दूसरे देशों से मुकाबला करते हैं, आज हम उनकी जो अंदर की परिस्थितियां उनको हमें समझने की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए क्या हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं करते हैं अपनी लड़ाई को जीतने के लिए? तो इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूटिलाइज्ड बट डिसीजंस विल बी टेकन ओनली बाय द लीडरशिप ऑफ बीजेपी। हमारे डिसीजंस को कोई प्रभावित नहीं करता। हमारे क्या कांग्रेस के अगर नेता हमारे पास आ गए तो क्या 3 तलाक का कानून रोक दिया हमने? क्या 370 हटाने को रोक दिया? क्या वो 370 का विरोध करने लगे भाजपा में आकर? ऐसा तो नहीं हुआ ना। क्या हमारी जो सोच थी, हमारी जो राजनीतिक थी, क्या हम उससे अलग हट गए? क्या हम राष्ट्रीयता को छोड़कर क्या हम जब हम पार्टियों की बात करते हैं सर, तो पार्टियों में जब भी हम किसी की बात करते हैं तो हर एक पार्टी का व्यक्ति ये कहता है विचारधारा पे सवाल खड़ा करता है। वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के संगठन की हो या कांग्रेस पार्टी की हो, तो सवाल विचारधारा पर होती है। अगर कांग्रेस मुक्त भारत की अगर आप बात कर रहे हैं तो कांग्रेस मुक्त भारत में ऐसा नहीं होता कि हमने चलो ठीक है, अगर ये खराब कोई चीज, मेरा उत्तर आप ही दे रहे हैं, खराब कोई चीज हो तो आप अपने पास रख लीजिए। अगर धूम्रपान निषेध है तो अगर सिगरेट बचा, सिगरेट मैं खुद पी लूं। आप जवाब दे चुके, मैं आप ही की बात को दोहरा रहा हूं। अखिलेश जी आपने कहा कि विचारधारा, जब हमने कांग्रेस मुक्त भारत कहा तो एक विचारधारा की बात हो रही है, वो व्यक्ति की नहीं। हमने कोई राहुल मुक्त भारत नहीं कहा, हमने कोई हरीश रावत मुक्त भारत नहीं कहा। जो व्यक्ति कांग्रेस में थे उनकी कांग्रेस विचारधारा, साहब जो कांग्रेस में थे सर उनकी कांग्रेस विचारधारा। अखिलेश जी आज आप एक विचारधारा के एक बात बताइए, जब तक लोग भाजपा सत्ता में नहीं आई थी तब तक लोग किसी को वोट देते थे ना? बिल्कुल। किसे देते थे? जिसकी सरकार बन रही थी उसे देते थे बहुमत। तो क्या लोगों ने अपनी विचारधारा बदली? तभी तो भाजपा सरकार में आई। तो क्या हम उनके वोटों को रिजेक्ट कर दें? जनता की विचारधारा नहीं, मेरी बात का जवाब दीजिए। जनता की विचारधारा और पार्टी की विचारधारा दोनों, पार्टी की विचारधारा जो की त्यों है। पार्टी की विचारधारा में हम कांग्रेस के व्यक्ति को शामिल कर रहे हैं, विचारधारा बदल रहे हैं क्या हम अपनी? तो आप नहीं, आप उनकी विचारधारा कैसे बदल सकते हैं? फिर हम कब कह रहे हैं उनकी? जो खुद बदल रहे हैं, वो तो खुद बदल रहे हैं अपनी विचारधारा। आप सुनिए ना, आप अगर यमुना जी में स्नान करेंगे तो यमुना जी का जल ही तो लगेगा ना आपके ऊपर। यमुना जी में ही तो आप स्नान कर रहे हैं, आप गंगा जी में डुबकी लगाएंगे तो आप उसको अगर आज आप एक एनवायरमेंट में बैठे हैं और आप कहते हैं मुझे एनवायरमेंट सूट नहीं कर रहा है, मैं तो वहां बैठना चाहता हूं, तो इट्स योर चॉइस ना। तो वहां जैसा वातावरण होगा उसी में हम क्या उनके आने के कारण से हमने अपने सिद्धांतों को डाइल्यूट किया है क्या? एक उदाहरण दीजिए आप, हमने किया हो। उन्होंने अपने आप को विचार किया कि हम गलत जगह थे, चाहे वो किसी कारण से थे, आज उनको लगा है कि हमें यहां आना है। और अगर वो रिपीटेडली ऐसा कर रहे हैं तो ये उन पर प्रश्न है, ये हम पर नहीं। हम अपने प्लेटफॉर्म को लेकर जहां बैठे थे हम वहीं हैं। हमारी विचारधारा में ना कोई डाइल्यूशन है ना कोई डेविएशन है। हम अपनी विचारधारा पर अडिग थे, अडिग हैं। हमारी विचारधारा एकमात्र है, भारत माता का उज्जवल भविष्य, भारत माता का विश्व में डंका। उसके लिए कोई मयंक गुप्ता ना कोई नरेंद्र मोदी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, भारत माता इंपॉर्टेंट है। हमें कितने, हमारे पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे कितने लोगों के बलिदान हो गए यहां पर, लेकिन हम आज भी उस विचारधारा को छोड़ा नहीं। हमने तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा लगाया था, एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। जिस दिन हमें मौका मिला हमने उसे बदला।
हमने नारा लगाया हम राम मंदिर राम ललाम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, हमने बनाया जिस दिन मौका मिला। देखिए राम मंदिर, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, राम मंदिर को लेकर के बहुत सारे जो विषय हैं, जिन विषयों की आप पहले आपके जो आप सवाल थे पूरे हो गए, उन विषयों को लेकर के हम जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कोर्ट का विषय था या पार्टी का विषय था, ये अपने आप में अपना सवाल है, मैं समझता हूं। इसको मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा, बिल्कुल ठीक है कोर्ट का विषय था, लेकिन क्या होता है, एक वातावरण होता है। न्यायालय भी इसी देश की व्यवस्था का एक हिस्सा है, एक यहां के लोकतंत्र का एक स्तंभ है। न्यायालय जब निर्णय देता है तो इस बात पर भी विचार करता है कि देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो भी पाएगा कि नहीं इस निर्णय से। और हम ये घर में भी करते हैं, ये हम बिजनेस में भी करते हैं कि अगर मेरे इस डिसीजन से ऐसा तो नहीं रिएक्शन हो जाएगा बहुत ज्यादा। न्यायालय को हमेशा पता था कि राम मंदिर वहीं बनना चाहिए, लेकिन न्यायालय प्रतीक्षा कर रहा था एक ऐसी सत्ता की जो देश में कानून व्यवस्था को मेंटेन कर सके, न्यायालय के आदेश के परिपालन कराने के लिए। जिस दिन उसे वो वातावरण हमने दिया, न्यायालय ने घोषणा की, निर्णय न्यायालय का ही है, निर्णय न्यायालय का है। कई बार न्यायालय ये भी कह देता है कि आप लोग थोड़ा सा सही तरीके से काम कीजिए, कोविड में जो लोग मर रहे हैं उनका सही से देखभाल कीजिए। तो ठीक है ना, तो उसका पालन करते हैं हम जितना होता है, उसको करते हैं ना पालन, उसमें क्या बात हो, न्यायालय का काम वो करता है अपना। मतलब उस फटकार को भी समझ लेना चाहिए कि क्यों नहीं समझेंगे हम। चलिए अच्छी बात है, प्यार भी फटकार भी समझेंगे, वो भी देश के हित के लिए बात कर रहे हैं ना। अगर प्यार समझ रहे हो तो फटकार भी समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे, ये अच्छी बात है। चलिए अभी अंत में आपने एक बात कही थी कि चूंकि आपने कहा कि रुड़की विधानसभा से अगर मुझे संगठन कहता है कि चुनाव लड़ो तो मैं लड़ूंगा, मैं हाँ कहूंगा, ना बिल्कुल नहीं कहूंगा। रुड़की में आपको लगता है कुछ ऐसी चीजें जो विकास होने की आवश्यकता और भी है, या और भी चीजें विकसित की जा सकती हैं? ये लास्ट सवाल है मेरा। देखिए, विकास का जब सवाल आता है तो विकास एक सतत प्रक्रिया है जी। विकास की कोई आप लिमिट डिफाइन नहीं कर सकते कि ये काम 3 काम अगर ये और हो जाए तो विकास हम मान लेंगे पूरा हो गया। इट कैन नॉट बी डिफाइंड। विकास जब जगदीश नारायण सिन्हा यहाँ के विधायक थे और चेयरमैन थे तब भी हुआ। विकास हर कालखंड में हुआ है, किसी ने थोड़ा किया, किसी ने ज्यादा किया। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको आप अवरुद्ध नहीं कर सकते। हां, अगर एक सकारात्मक सोच का व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण स्थान पर है जहां वो निर्णय ले सकता है तो विकास की गति बढ़ाई जा सकती है, विकास की आयाम बढ़ाए जा सकते हैं। तो रुड़की जैसे पूरे देश में विकास के बहुत सारे अभी आयाम निर्मित हो गए हैं, सड़कों का नेटवर्क से लेकर रेल, कर्णप्रयाग से लेकर बहुत सारी चीजें अथाह जिनकी कोई गिनती नहीं है। ऐसे ही रुड़की भी उसी का हिस्सा है देश का। यहाँ पर भी जल भराव से लेकर जितनी समस्याएं हैं, यहाँ पर लोगों के शिक्षा को लेकर अभी बहुत सारी, छात्रों के लिए बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर अभी जो कॉलोनाइजेशन हुआ है उसमें बहुत सारे काम बाकी हैं, तो वो किए जाने हैं, कालांतर में निश्चित होंगे। अगर कोई अच्छा सकारात्मक प्रयास करेगा जल्दी कर पाएगा, नहीं करेगा धीरे धीरे होंगे, पर विकास तो होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। वह ईश्वरीय एक विधान है, एक सतत प्रक्रिया है। एक सवाल, एक मार्किंग के फॉर्म में एक सवाल मैं करता हूं आपसे कि पिछले 10 साल का विकास अगर आप देखेंगे तो 10 में से कितना मार्क्स देना चाहेंगे अपने विधायक को? कहाँ की बात कर रहे हैं आप? रुड़की विधानसभा। देखिए, रुड़की विधानसभा में हमारे विधायक चाहे सुरेश चंद्र जैन रहे हो, चाहे प्रदीप बत्रा, 10 साल की बात कर रहा हूं। 10 साल में रहे हो लगभग, नहीं 5 साल ज्यादा हो गए। 5 साल पहले प्रदीप बत्रा थे, अभी भी प्रदीप बत्रा जी। मुझे लगता है कि जो विधायक निधि से विकास होते हैं वही महत्वपूर्ण है उनके लिए, और मुझे लगता है सारा पैसा उन्होंने इसी विधानसभा में लगाया, तो निश्चित रूप से उनकी हमें सड़कें, टाइलें सब दिखती हैं, सौंदर्यीकरण दिखता है। तो मैंने फिर कहा विकास एक ऐसी चीज है, उसमें 2 चीजें रिक्वायर्ड है, एक आपकी सोच और एक उसके लिए आर्थिक संसाधन। आर्थिक संसाधन विधायक को स्वाभाविक मिलते हैं, वो मिलने ही हैं, और वो उसे अपनी विधानसभा से बाहर खर्च करने की अनुमति भी नहीं है, तो वो तो होने ही है ना। अब सवाल ये कि वो उन्हें कहां कंज्यूम करते हैं आप। ठीक है, मुझे हो सकता है लगे कि छात्रों के लिए लाइब्रेरी बने एक सुंदर, वो मेरे लिए मुझे लगता है विकास की दिशा अच्छी होगी। हो सकता है आपको अगर अवसर मिले, आपको लगे कि नहीं ये सड़कों पर टाइलें बहुत अच्छी लगेंगी, या इस दीवार पर एक अच्छा सा पेंटिंग बने वो अच्छा लगेगा, ये अपनी सोच है। तो उनकी जो भी सोच रही है उसके हिसाब से उन्होंने विकास किया है। तो हर व्यक्ति अपने सोच के अकॉर्डिंग विकास कार्य करता है, और उन्होंने जो किया वो उनकी अपनी सोच है। कोई और होगा आगे आएगा, अगर किसी और को अवसर मिलेगा तो वो अपनी सोच से दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में ऐसे बहुत सारे चर्चे होते रहेंगे। आज के चर्चा को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हर तरीके से जितने भी मैंने सवाल पूछे, मयंक गुप्ता जी ने हर एक सवाल का जवाब बखूबी दिया।
डिसीजन फैसला आपका है कि क्या लगता है आपको कि इस बार रुड़की विधानसभा को लेकर के जो भी चीजें हमने पुटअप करी वो क्या हो सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट जीतेगा या पुनः भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो प्रदीप बत्रा जी वो लड़ेंगे जीतेंगे या कोई कांग्रेस पार्टी का कोई कैंडिडेट आ सकता है। और उत्तराखंड को लेकर के भी हमने चर्चा की कि उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री बदले गए तो उसको लेकर के सवाल किया, जवाब और तर्क आपके समक्ष प्रस्तुत है। सुझाव या कोई भी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें आप दे सकते हैं। अंत में बस एक चीज, धन्यवाद आपका, आपने हमें जो समय दिया और मैं समझता हूं कि ऐसे जो मुद्दे थे कुछ उन मुद्दों को लेकर के भी मैं दोबारा जरूर आपके साथ बैठूंगा। जरूर, स्वागत है आपका। आपकी पूरी टीम के लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं और जो सारी जनता के लिए भी, जो भी दर्शक हैं आपके, जो भी लोग हैं, और मुझे लगता है कि वो स्नेहपूर्वक इस हमारे वार्तालाप को देखेंगे भी और उस पर विचार भी करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए और साथ में अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।